बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे, ये 2.6 एक्सरसाइज का मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मुसलसल कई सालों से आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, और इस साल भी इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इसका नाम है गॉस जॉर्डन मेथड। और इस इक्वेश दो तीन इक्वेशंस दी हैं, इनको सॉल्व करने का एक मेथड है गॉस जॉर्डन मेथड के ज़रिए से। उसको आज हम डिस्कस करते हैं। तो इसकी आप बहुत प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत छोटा सा है। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन करें तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो इसके लिए गॉस जॉर्डन मेथड जो है, ये एक्चुअली आपके जो है एक एक्लॉन फॉर्म और एक रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म जो होती है, उस पे बेस करता है। तो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म के ऊपर जो बेस करेगा वो गॉस जॉर्डन मेथड है, और एक्लॉन फॉर्म के ऊपर जो बेस करता है वो गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि गॉस जॉर्डन मेथड होता क्या है। गॉस जॉर्डन मेथड जो है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पहला जो एलिमेंट है वो ज़ीरो होना चाहिए या वन होना चाहिए, और इसके नीचे ज़ीरो होना चाहिए। उसके बाद इसके डायगोनल में वन 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 होने चाहिए, वन वन और वन डायगोनल में। और इस डायगोनल से ऊपर और इसके नीचे ज़ीरो ज़ीरो होने चाहिए। इसको कहते हैं रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म। तो एक्लॉन फॉर्म जो है वो, उसमें ये होता है कि ये वैल्यू ज़ीरो हो या वन हो। जैसे कि यहाँ है, तो वन के नीचे जो एलिमेंट होगा, एंट्री होगी, वो ज़ीरो होनी चाहिए। और उसके अगली रो में एक ज़ीरो एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो यानी यहाँ पे वन होना चाहिए और यहाँ भी ज़ीरो होना चाहिए। तो ऊपर इसके जो है डायगोनल में ज़रूरी नहीं कि ज़ीरो ज़ीरो हों, लेकिन रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म में इसके नीचे डायगोनल में और इसके ऊपर ज़ीरो ज़ीरो होने चाहिए। तो अब आप इसको देखिए, जिस तरह से ये एग्जांपल है, तो इसमें ये एग्जांपल में देखिए, यहाँ वन वन और वन डायगोनल में वन आ रहा है, और इसके ऊपर और इस डायगोनल के नीचे सब एलिमेंट जो है वो ज़ीरो ज़ीरो हैं। ये डायगोनल में वन 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 आ रहा है, और इसके ऊपर भी ज़ीरो हैं और इसके नीचे भी। तो ये जो है रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म कहलाती है। रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म को यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, क्योंकि जब तक आपको एक्लॉन फॉर्म समझ नहीं आएगी तो ये क्वेश्चन आपको सही तरह समझ नहीं आएगा कि करना क्या है। इसलिए रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म की डेफिनेशन को समझते हुए एक पहचान अपने दिमाग में रखें। सपोज यहाँ पे यहाँ वन आ जाता है, तो यहाँ डायग्राम में आपके पास ये वन वन होना चाहिए, और फिर उसके ऊपर और नीचे आपके जीरोज होने चाहिए। अब अगर तो आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म को यूज़ करते हुए, तो आपको इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। इसका एडवांटेज ये है कि आप इतने सारे क्वेश्चन इस मेथड से हल कर सकते हैं। जैसे कि रैंक फाइंड करना हो तो भी इस मेथड को यूज़ करेंगे। जब आपने ये क्वेश्चन सीख लिया तो ये रैंक वाला क्वेश्चन भी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, एक्स्ट्रा इसमें काम नहीं करना होता। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी एक्लॉन फॉर्म होती है उसमें, या रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म होती है उसमें, नॉन ज़ीरो रोज आप काउंट करते हैं, किस किस में ज़ीरो मौजूद नहीं है। तो इसमें देखें, ये सारे एलिमेंट ये
जीरोस नहीं है इसमें, इसमें सारे कोई भी जीरो नहीं है इसमें। ये इसमें दो एलिमेंट नॉन जीरो हैं, इसमें सारे जीरोस हैं। तो नॉन जीरो जिसमें लाई करते हैं वो आपका ये दो रोज में ही है, तो ये इसका रैंक कहलाएगा। एक और एग्जांपल में है कि इसमें तीनों रोज के अंदर नॉन जीरो एलिमेंट मौजूद हैं, तो इसका रैंक 1 2 और ये 3, रैंक 3 हो जाएगा। तो ये काम तो हमने करना ही है अगले एक्सरसाइज में। तो ये जो चीज़ है अगर आप सीख जाते हैं तो इसमें एक ही में 2 in 1 का फायदा या 3 in 1 का फायदा हो सकता है। इसी तरह से इनवर्स फाइंड करने में भी इसका यूज है। इनवर्स फाइंड करने में हम क्या करते हैं कि ए जो मैट्रिक्स गिवन होगा उसके साथ इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब होता है इसके साथ अटैच करते हैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, और इसमें फिर वही रो ऑपरेशन करके इस पहला वाला जो हमारा मैट्रिक्स है ए, इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके डायगोनल में 1 1 मिला के। और इस तरफ जो आंसर आएगा वो आपका ए इनवर्स कहलाएगा। तो इसमें भी इसका यूज़ आपको वही मिलेगा जो हमने इसमें करना है। तो ये अगर आप क्वेश्चन सीखेंगे तो इतने सारे क्वेश्चन आपको खुद ही से समझ में आ जाएंगे। और ये रैंक वाला क्वेश्चन और ये इन्वर्स करने वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हुआ करता है। अगर ये इन्वर्स वाला क्वेश्चन आपको दे दे तो फिर आपको गॉस जॉर्डन मेथड को सॉल्व करने को नहीं देगा, तो ये इसके चॉइस में ये दे सकता है या रैंक का क्वेश्चन भी दे सकता है। चांसेस तो उसके गॉस जॉर्डन मेथड के ही हैं, लेकिन ये भी चेंज करने के लिए दे सकता है। तो इसलिए ये भी वही काम है, उसमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, बल्कि उससे कम ही काम है उसमें। इसी तरह से अगर किसी इक्वेशंस का, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कंसिस्टेंसी चेक करनी हो तो इसमें भी वही काम है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड करेंगे और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, ये इसका सिंबल है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। तो उसमें हम देखेंगे कि उसमें एन की वैल्यू कितनी है। तो ये इस तरह से कंसिस्टेंसी चेक हो जाती है। और इसी तरह से अगर तो ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल नहीं होता रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी के, तो ये कंसिस्टेंसी पाई जाती है इसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में, तो इसका सोल्यूशन फिर नहीं होता। तो ये 3 4 क्वेश्चन जो हैं आपके इसी मेथड से होने वाले हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैंने इसकी इम्पोर्टेंस आपको बता दी है। और एक बात आपको और भी आप हिंट्स के तौर पे मैंने यहाँ लिख दी है कि A11 एलिमेंट जो है, ये वाला एलिमेंट है वो A11 है, इसको 1 होना चाहिए। और फिर 2 1 एलिमेंट ये वाला है और 3 1 ये एलिमेंट है, ये जीरो होना चाहिए। नहीं मतलब कि 1 के नीचे जो एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए। तो वही बात मैंने आपको जो डेफिनेशन में बताई है। उसके बाद फिर इस टू टू एलिमेंट को आपने 1 बनाना है, यानी डायगोनल में 1 1 आने के लिए पहले ये 1 बना लिया, फिर आपने इसको 1 बनाना है और इसके ऊपर और नीचे आपने जीरो करने हैं। तो ये देखिए इसके ऊपर ये एलिमेंट है, ये जीरो होना चाहिए। और उसके बाद तो ये देखिए मैंने हाइलाइटर ऑन नहीं किया था, अभी ऑन करके बता रहा हूँ। ये एलिमेंट जो है इसको हमने 1 बनाना है डायगोनल में, जैसे ये और ये एलिमेंट 1 1 बनाने हैं। और इसके ऊपर और नीचे जीरो जीरो होने चाहिए। तो ये देखें मैंने हिंट्स के तौर पे यहाँ लिख दिया है कि आपको याद रहे। उसके बाद फिर डायगोनल में ये और ये 3 एलिमेंट हैं, तो ये 2 3 एलिमेंट, 3 3 एलिमेंट जो है ये वाला है, तो इसको भी आपको 1 ही बनाना है। और इसके ऊपर जो एलिमेंट हैं वो जीरो बनाने हैं। तो ये टारगेट है हमारा सारा। तो इसको सॉल्व करने के लिए
तो मैंने हिंट्स भी लिख दिए हैं गॉस जॉर्डन मेथड का कि एक्लॉन फॉर्म कैसे बनती है। एक्लॉन फॉर्म मैंने तरीका बता दिया है कि इसके हिंट्स भी मैंने लिख दिए हैं और इसका तरीका भी बता दिया और डेफिनेशन भी बता दी है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए गॉस जॉर्डन मेथड से ये तीन इक्वेशन दी हुई हैं, तीन वेरिएबल है और तीन इक्वेशन है। तो इसको आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इनके जो कोफिशिएंट हैं इनको सेपरेटली आप लिख देंगे। पहली इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स वाई और जेड के उनको पहली रो में लिखेंगे, और दूसरी इक्वेशन के जो एलिमेंट हैं उनको सेकंड रो में लिखते हैं, और थर्ड इक्वेशन के जो एलिमेंट है एक्स वाई और जेड के उसको थर्ड रो में लिखते हैं और मैट्रिक्स बंद करेंगे। एक्स वाई जेड को कॉलम की फॉर्म में लिख देते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बना देंगे। फिर इज इक्वल टू ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं इनको आपने इज इक्वल टू के बाद आ, एक और मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स बना के लिख दिया। अब उसके बाद आप क्या करते हैं, इनको नाम लिख देंगे। ये मैट्रिक्स ए है जो कि मैट्रिक में भी आप करते थे और अभी भी आप यही काम कर रहे हैं कि इसको ए नाम दे दिया, इसको कैपिटल एक्स नाम दे दिया और इसको बी नाम दे दिया है। अब आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो कैसे बनेगा, ये जो मैट्रिक्स है आपका पूरा, इसकी वैल्यूज यहाँ लिख दी और डॉट डॉट करके या लाइन लगा के आपने ये जो बी मैट्रिक्स था इसके वैल्यूज लिख दी हैं। एक बात का और ख्याल रखें, अगर ये वैल्यूज कांस्टेंट जो हैं वो इस तरफ इज इक्वल टू को इस तरफ हों तो आप एरो लगा के इनको पहले इस तरफ शिफ्ट करेंगे और उसके बाद फिर आप ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ये वैल्यूज लिख देंगे। अब आपका ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन चुका। आप अपना टारगेट अचीव करें। वो कैसे है कि आपने इसको वन तो आपको बना बनाया मिल चुका है। अब इसके नीचे की वैल्यूज जो हैं उनको आपने जीरो करना है। ये टू को भी जीरो करना है और थ्री को भी जीरो करना है। तो टारगेट क्या हो सकता है, इसमें से इसको टू से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। यानी इस पूरी रो को, ये रो ऑपरेशन के जरिए से हम काम करते हैं। रो ऑपरेशन यही होता है कि इसको आपने जीरो लाना है तो इसको टू से मल्टीप्लाई करके इस पूरी रो में से उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करते जाएं तो ये आपका काम यहाँ से अचीव हो जाएगा। तो फिर इसी तरह से इसी को टारगेट किया हुआ था आपने, ये इसको भी थ्री को जीरो करना है तो इसको थ्री से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये मैंने रफ वर्क में काम किया हुआ है। तो देखें मैंने ये रो जिसमें से ये एलिमेंट को जीरो करना था उसको मैंने ऊपर लिख दिया है। अब उसके बाद इस रो के हर एलिमेंट को मैंने टू से मल्टीप्लाई किया, इसको टू से मल्टीप्लाई किया तो ये टू बन गया, और इसको टू से मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू बन गया। इसको इसको जो है आपने टू से मल्टीप्लाई किया तो ये एट बन गया, और इसको भी आपने मल्टीप्लाई किया तो ये एट बन गया। अब चूंकि माइनस करना है तो ये माइनस करने के लिए साइन चेंज किए मैंने। या तो इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते थे, इनका साइन भी साथ साथ चेंज करके ऐड कर देते, फिर यहाँ साइन चेंज नहीं करते। या फिर आ, ऐसे लिख के फिर माइनस के लिए ये साइन चेंज करें तो ये ज़ीरो हो गया। ये आपका टू और टू फोर हो गया, ये माइनस नाइन हो गया और ये माइनस सिक्स हो गया। और यही टारगेट आपने इसके लिए भी अचीव करना है। तो इसको अचीव करने के लिए आपने क्या किया, इसमें से इस रो के हर एलिमेंट को थ्री से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो देखें ये मैंने रो जिसमें से के हमने ज़ीरो बनाना था उसको मैंने ऊपर लिख दिया, और इसके हर एलिमेंट को मैंने थ्री से मल्टीप्लाई किया है। तो देखें मैंने थ्री से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये बन गया कितना, थ्री और माइनस थ्री और माइनस ये ट्वेल्व और ये भी ट्वेल्व। अब चूंकि मैंने माइनस करना था ताकि यहाँ ज़ीरो आ जाए, यहाँ ज़ीरो लाने का टारगेट था हमारा, तो ये ज़ीरो लाने के लिए माइनस किया है तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये इसका आंसर आ गया प्लस वन, इसका माइनस नाइन और इसका माइनस फिफ्टीन। तो ये आपने वैल्यूज
आपने इस मैट्रिक्स में लिख दी और इसको लिख दिया ए बी, मैट्रिक्स की सिंबल चेंज करके ए बी लिख दिया, यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। अब आप इसमें ये आंसर आए हैं, ये वाला आंसर पहले वाले का आंसर आया था, वो आपने यहाँ लिख दिया है, और इसका जो आंसर आया था वो आपने यहाँ लिख दिया है। अब नया टारगेट सेट करें कि आपको इस सीक्वेंस में काम करना है, तो आप जेन में रखें। अब आपने इसको वन बनाना है, A22 को, यानी आपने ये टारगेट अचीव कर लिया है। ये वन बना बनाया मिल गया था, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ा, इसमें ये काम करके जीरो बना लिया। अब अगला काम आपको सीक्वेंस याद कर लेंगे, इस सीक्वेंस को याद कर लेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी इस गॉस जॉर्डन मेथड को हल करने में। अब आप टारगेट ये है कि इस एलिमेंट को आपने वन बनाना है। तो इसको वन बनाने के लिए अब आप क्या कर रहे हैं, इसको वन बनाने के लिए क्या करें आप, ये जो नीचे रो है इसको आपने इंटरचेंज कर दिया, इस पूरी रो को नीचे ले लें और इस वाली पूरी रो को ऊपर कर दें। तो ये इंटरचेंज भी करके, अगर यहाँ वन है तो आप ये एडवांटेज ले सकते हैं, अगर यहाँ वन नहीं होता फिर कोई और ऑपरेशन करते। अब यहाँ वन है तो इसका एडवांटेज आप लें, तो आपने इसको यहाँ से ऊपर शिफ्ट कर दिया और इस वाली रो को नीचे शिफ्ट कर दिया, और उसके बाद आपने इसमें से शिफ्ट करने के बाद आपका वन यहाँ आ चुका है, और ये फोर इसकी जगह आ गया और ये सारे एलिमेंट आपस में चेंज हो गए। अब आप ये दो टारगेट आपके अचीव हो गए हैं। अब उसके बाद आपने इसको ज़ीरो लाना है, इसको भी और इसके नीचे भी, यानी ये एलिमेंट आपका वन बन चुका, इसके ऊपर भी ज़ीरो और इसके नीचे भी ज़ीरो, वन के ऊपर भी और नीचे भी ज़ीरो लाना है। तो अब आप टारगेट अचीव करने के लिए ये जो रो है इसको इसमें जाके डायरेक्टली ऐड कर दें, तो यहाँ ज़ीरो बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर साइन डिफरेंट है तो ऐसे ही ऐड कर देंगे, जैसे ही ऐड करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। और अब इसको ज़ीरो करने के लिए अब हम क्या करते हैं, इस एलिमेंट को फोर से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, -4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो ये आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो ये देखें मैंने -4 R2 2 R3 किया है, तो दैट मीन कि आप इसको ये भी लिख सकते हैं R3 - 4 R2। तो अब ये काम मैंने यार रफ साइड में किया हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखें, इसको आपने ज़ीरो करना था, इसको ज़ीरो करना है, तो आप ये एज इट इज़ पहले लिख दें, उतार दें। जिसमें ऑपरेशन करना है वो पहले आप लिखेंगे, जिसके ऊपर ऑपरेशन होना है, जिसमें आपने ज़ीरो बनाना हो उसको आपने पहले लिखना है यहाँ पे, 1 - 1 4 और 4, और इसके बाद ये इसमें जाके आपने ऐड कर दिया, और साइन चेंज नहीं किए क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। तो ये देखें, यहाँ वन आ जाएगा, यहाँ ज़ीरो हो गया, और यही टारगेट था हमारा, तो यहाँ ज़ीरो होना चाहिए, और यह -5 हो गया और ये -11 हो गया, तो ये आपने इसकी जगह ये एलिमेंट लिख दिए, ये सारे एलिमेंट जो यहाँ आंसर आया था वो यहाँ लिख दिए, यहाँ ज़ीरो टारगेट हमारा था वो अचीव हो गया। अब इसमें आपने ये टारगेट अचीव करना है, तो इसको आप जो है -4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, तो इसके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है तो ये आपने ऊपर लिख दिया, और इसको आपने -4 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ। अच्छा, आपके दिमाग में शायद ये बात आ रही होगी कि इसको क्यों नहीं हम 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहे, अगर इसको आप करते हैं तो आपका यहाँ ज़ीरो जो बना हुआ था ये ख़राब हो जाएगा, ये वन जो है ना इसमें आके ख़राब हो जाएगा। तो ये इससे करने से ये फ़ायदा है कि ये ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा, इसके इस ज़ीरो को ये ख़राब नहीं कराएगा, इसलिए इसी को यूज़ करना चाहिए। अब आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो देखें इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 4 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4, और ये -36 हो गया,
और ये -60 बन गया। अब आप इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज करना है, तो साइन चेंज किए तो 0 0 से कैंसिल होके 0 ही रहेगा, और ये 0 हो गया, और ये 27 हो गया, ये 54 हो गया। और इस तरह से आपने इसको आपने इसमें यह लिख दिया है, वैल्यूज डाल दी हैं। अब अब उसके बाद अगला टारगेट क्या है हमारा, कि इसको आपने बनाना है 1। तो डायगोनल में जाके 1 1 आ जाए, इसको 1 बनाना है। अब इसको 1 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस पूरी रो को 27 से डिवाइड कर दें। इस पूरी रो को 27 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 से डिवाइड होकर 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, और ये 1 बन गया। और इसको डिवाइड करेंगे तो ये पीछे आपके पास यहाँ ये 54 था, 54 को डिवाइड करेंगे 27 से तो ये भी 2 आ गया आपका। तो ये देखिए 2 बन गया। इस तरह से जब डिवाइड करते हैं तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि डिवाइड किया है यहाँ पे क्या नंबर लिखना है। डिटर्मिनेंट में तो खैर ये लिखना भी पड़ता है, अगर आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ आपने मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड करके यहाँ लिखना होता है। ये चूंकि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसमें हम ये शो नहीं करेंगे भी तो मसला नहीं है। अब ये आपका टारगेट अचीव हो गया, डायगोनल में सारे 1 1 आ चुके हैं। अब आपने इसको भी 0 करना है, उसके ऊपर वाले जो नंबर है इनको 0 करना है। तो ये टारगेट भी वैसे ही अचीव होगा जैसे हमने पिछले स्टेप्स में किया है। अब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करें पूरी रो को और इसमें जाके ऐड कर दें तो ये 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह से इसको 9 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो आप देखिए मैंने यही काम किया हुआ है। इसको पहले आपने जिस पे ऑपरेशन होना है वो एज इट इज लिख दिया, और इसके साथ आपने ये मल्टीप्लाई किया और ये लिख दिया है साथ में। ये देखें 5 1 5, 5 2 10, और ये आपने इसकी कैलकुलेशन कर ली, क्योंकि ऐड किया है तो साइन चेंज नहीं होंगे। तो ये 1 आ गया 0, और ये भी 0 हो गया, और ये आपका -1 आ गया, तो ये आपने यहाँ इस जगह पे उतार दिया है इसका रिजल्ट। अब इसी तरह से इसको भी आपने 9 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। तो देखें ये इसमें जिसके ऊपर ऑपरेशन होना है वो आप पहले लिख देंगे, और उसके बाद इसको 9 से मल्टीप्लाई करके, तो ये देखें 9 1 9, और 9 2 18, ये आपने इसमें ऐड कर दिया। और सिंप्लीफाई करने के बाद ये रिजल्ट आया हमारे पास 0 1 0 3। तो ये आपने यहाँ लिख दिया है 0 1 0 3। अब आप देखें डायगोनल में आपके पास लीडिंग डायगोनल कहलाता है ये। लीडिंग डायगोनल में आपके पास 1 1 1 आ चुका है, और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट जो हैं वो आपके 0 0s हैं। और जब ये सिचुएशन पैदा हो जाए तो समझें आपका आंसर आने वाला है। तो अब आप इसको वापस एक्चुअल फॉर्म में लेके आए, मैट्रिक्स की फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में लेके आने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई और जेड मैट्रिक्स के साथ, और इज इक्वल टू में ये जो आंसर आया है ये लिख देंगे, और इसको मल्टीप्लाई करें। एक्स वन ज़ा एक्स, 0 1 ज़ा 0, और 0 Z ज़ा 0, तो ये आ गया। उसके बाद ये इज इक्वल टू -1। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस रो को इसके साथ, तो ये इस फॉर्म में आ चुका है। फिर इसी रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ चुका है। और आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x इक्वल टू -1 आंसर आया, और आपके पास y इक्वल टू 3 आंसर आया, और ये जीरोस होने से कैंसिल हो गया, तो ये z इक्वल टू 2 आंसर आ गया। और आपका रिक्वायर्ड जो आंसर है वो है x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 3, z इक्वल टू 2। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरह से ये है गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड में आपको सिर्फ ये एलिमेंट्स 1 1 1 बनाने हैं, और इसके नीचे ये जीरोस होंगे, ऊपर वाले जीरो नहीं भी होते तो इशू नहीं है। तो फिर
इसको आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं, और फिर इनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तीनों इक्वेशंस को, एक्स वाई और जेड का आंसर आता है। तो ये गॉस एलिमिनेशन मेथड में ये डिफरेंस है। तो गॉस जॉर्डन मेथड में ये होता है फायदा कि जो सारे आंसर एज इट इज डायरेक्टली आपको मिल जाते हैं, उसमें एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ता है इन इक्वेशंस को। तो ये है गॉस जॉर्डन मेथड। एक क्वेश्चन और है, तो इसको भी आप देखते हैं कि इसमें भी आपने वही काम किया है। तो इसको काम करने के बाद टारगेट हमारा ये है, इसको पहले आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के बाद टारगेट ये है कि इसको आपने 1 1 1 बनाना है, और डायगोनल में, तो डायगोनल में 1 1 बनाने के लिए आपने इसको पहले, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि यहाँ 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए दो काम ये कर सकते थे, या तो इसको इंटरचेंज कर लें, या फिर इसको 2 से डिवाइड करके यहीं पे ही कैंसिल कर दें, ताकि इसका भी एडवांटेज मिले कि ये इजीली फिर आपके सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो इसको 2 से डिवाइड करके ख़त्म कर दिया, तो ये 2 से डिवाइड हुआ तो ये 1 बन गया, ये भी 1 हो गया, ये -1/2 हो गया, ये 2 बन गया। इसी तरह से ये ऐसे ही के रहेंगे। अब आपका टारगेट क्या है कि इनको ज़ीरो करना है, इन दो एलिमेंट को ज़ीरो करना है जस्ट बिलो लीडिंग एलिमेंट या लीडिंग एंट्री, जो कि हमारे डायगोनल में, लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट लाई करता है, उसमें यहाँ 1 बनाने का टारगेट है, वो हमने बना लिया। अब उसके बाद इनके जस्ट बिलो जो एलिमेंट्स हैं उनको भी ज़ीरो करना है। इसके लिए आपने -1 से माइनस कर दिया इसको, यानी इस रो को इसमें से भी माइनस किया, इसमें से भी माइनस किया, ये स्टेप मैंने दिखा दिए हैं और यहाँ लिख दिया है। और फिर इसका भी नीचे भी आपने ये काम किया है, तो ये मैंने इसका रिजल्ट लिख दिया है। अच्छा, इसमें मैंने डायरेक्टली यहाँ तो माइनस करके दिखा दिया, इसमें मैंने डायरेक्टली मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया है। बात एक ही है, जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। डायरेक्टली मैंने इसको क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, और फिर यहाँ ये लिख दिया मैंने इसके साथ, ये देखिए, ये लिख दिया मैंने इसके साथ। तो माइनस से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके, फिर आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप साइन पहले से चेंज कर लें तो ये आपका आंसर आ गया। फिर उसके बाद अ, इस आंसर को, ये 1 बनाना है हमने, डायगोनल में 1 1 लाने के लिए इसको 1 बनाना है, तो -1/3 से आपने डिवाइड किया, तो ये 1 हो गया। अब इस टारगेट के मुताबिक यहाँ ज़ीरो तो आपको वैसे ही मिल रहा है, इसके ऊपर भी ज़ीरो होना चाहिए, तो इसको ज़ीरो लाने के लिए आप इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद ये देखें, मैंने इस रफ वर्क शो किया हुआ है, और यहाँ भी ज़ीरो हो गया, तो ये टारगेट भी अचीव हो रहा है। अब इसके बाद ये हमें लाना है कितना, 1। तो इसको 1 लाने के लिए आप या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें थ्रू आउट द इक्वेशन, या फिर 1/2 से इसको डिवाइड कर लें। तो इस तरह से आपके पास यहाँ भी या 1 आ चुका है। और इसके बाद टारगेट क्या है कि ये ज़ीरो तो मिल रहा है आपको, इसके अबव में ये ज़ीरो तो एक मिल रहा है, तो ये ज़ीरो नहीं है, तो इसमें आप इसको भी ऐड कर दें, 1/2 इसके साथ ऐड करेंगे, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड करते हैं, ये ज़ीरो हो गया। तो इस तरह से ये आपका टारगेट अचीव हो चुका है। ये डायगोनल में 1 1 1 आ चुके हैं, इसके अबव एंड बिलो एक ट्राइंगल की फॉर्म बन रही है, अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल बन रही है, दोनों ज़ीरो ज़ीरोज़ हैं। तो अब आपने इसके साथ इस तरह से काम किया है कि इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में शो किया था, एक्स वाई और जेड जो कॉलम वाइज दिखा के और इजिकल टू में, तो इसको डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं। ये एक्स हो गया, ये 0 y 0 z = 2, और 0 x प्लस 1 y प्लस 0 z, और ये लिख के तीनों को, और अब आपका ये आंसर फाइंड हो चुका है। तो ये था आपका सोल्यूशन बाय गॉस जॉर्डन मेथड, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय गॉस जॉर्डन मेथड। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ चुका होगा, इसकी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, और अगर आप ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह और भी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, और जिसमें रैंक है, इन्वर्स है, वो सारे। और अगर वो करने पड़े तो, क्योंकि अभी तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंपलसरी आपके एग्ज़ाम में आते हैं उनको फोकस कर रहा हूँ,
ताकि वो कंपलसरी क्वेश्चन आपका कोई छूट ना जाए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप नहीं करके जाते गॉस जॉर्डन मेथड तो कंपलसरी आने वाला है। तो ऐसा ना हो कि आपका क्वेश्चन छूट जाए, तो इसलिए ये मैंने करवाया है। पहले मेरा फोकस उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर है जो कंपलसरी होंगे, तो जिसमें चॉइस नहीं होगी। तो जब वो कर लूंगा तो फिर मज़ीद मैं आपको और भी क्वेश्चंस कराता रहूँगा। तो इस वर्किंग के मुताबिक आप काम करें, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए और आपको बहुत सारी खुशियां अता करे। और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप तक मेरी हर वीडियो पहुंचे। और साथ ही आप इसको कमेंट्स भी लिखें अपने, ताकि मुझे पता चले। और साथ में शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और लाइक, अगर आपको लगता है कि काम ऐसा है कि लाइक करने की काबिल है, तो आप लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।